नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर बहस तो बहुत हो रही है, लेकिन मन खराब हर किसी का होता है, क्योंकि ये छात्रों से जुड़ी हुई बात है। छात्रों के आत्महत्या करने का जो प्रकरण है वो कम नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, चलते ही जा रहा है। लेकिन इसी सिलसिले में एक और डायमेंशन भी आ गया, एक और कड़ी जुड़ गई है, और वो ये है कि जब आप आंकड़े देखते हैं, आप एक आधा केस मत देखिए, आंकड़े देखिए। सरकार का यह कहना है कि 2014 से 2021 के बीच में, तो 2021 के आगे की तो हम बात ही नहीं कर रहे, 14 से 21 के बीच में आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिला करके 122 छात्रों की आत्महत्या की खबर आई है। इसमें से 68 आरक्षित श्रेणी के हैं, यानी कि लगभग 50%। तो ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है कि लगभग 50% छात्र जो आत्महत्या कर रहे हैं वो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। वो या तो एससी समुदाय, एसटी समुदाय या ओबीसी समुदाय से आते हैं। क्या स्थिति है? आरोप लगातार ये लगते हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन जांच में ये बात निकल के आती नहीं। तो क्या कहीं कुछ टूट गया है? कहीं कुछ बात समन्वय या संतुलन बन नहीं पा रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इन छात्रों के साथ हो क्या रहा है। आवाजें बहुत उठती हैं, लेकिन जांच तक नहीं पहुंच पाती। तो आज मुकाबला में यही सवाल हम पूछने वाले हैं कि रोहित वेमुला से दर्शन सोलंकी तक कब और कैसे बंद होगा ये मौत का सिलसिला। वेमुला से सोलंकी तक कैसे रुकेंगे छात्रों की इस मौत की दास्तान। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। प्रोफेसर बद्री नारायण, डायरेक्टर हैं जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के, आपका बहुत बहुत स्वागत। अशोक भारती जी हैं, चेयरमैन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशंस नैकडॉर, आपका भी बहुत स्वागत। प्रोफेसर सीबी शर्मा, प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और प्रोफेसर गीता भट्ट, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं सबसे पहले प्रोफेसर भट्ट आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपने देखा ये इतने मामले, रोहित वेमुला से लेकर के दर्शन सोलंकी तक, हर बार परिवार से लेकर के जो जितने लोग शुभचिंतक हैं सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, कैंपस में भेदभाव हो रहा है। लेकिन न कैंपस मानने को तैयार, न विश्वविद्यालय मानने को तैयार, न प्रशासन मानने को तैयार, न जांच करने को तैयार। और उसके बाद बात ढाक के तीन पात, फिर कोई और एक इस तरीके का प्रकरण हो जाता है, फिर वही बात होती है, कुछ दिन तक तूल पकड़ती है और दोबारा मामला शांत। आपको नहीं लगता है कि एक बहुत कुछ टूटा हुआ है हमारे शैक्षणिक संस्थानों में? अगर आप देखें तो हर शैक्षणिक संस्थान का ये दायित्व है कि वह अपने छात्रों को एक अच्छी शिक्षा, सुरक्षित वातावरण और साथ ही साथ ऐसे मापदंड जिससे सबको समान शिक्षा मिल सके, यह उपलब्ध कराए। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी कई सारे ऐसे प्रोविजंस उनके द्वारा हैं, अधिनियम है कि हर विश्वविद्यालय को इन्हें मानना है और किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है, चाहे वह जाति आधारित हो, चाहे वह जो है धर्म आधारित हो, चाहे वह लैंगिक हो, ऐसा कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ एक ये भी विषय सामने आता है कि कई बार जो छात्र आते हैं, जो दाखिला लेते हैं, वो छात्र किसी रूप में, चाहे आप ये कह लीजिए कि उनकी जो एक प्रोफिशिएंसी है किसी विषय को लेकर, खास क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ज्यादातर जो आंकड़े, एनसीआरबी के भी जो आंकड़े, वो ये बताते हैं कि जो कारण है ऐसे जो स्टूडेंट्स के बीच में, छात्रों के बीच में आत्महत्या के, वो ज्यादातर दो कारण सामने आए हैं। एक है कि परीक्षा में विफल होने के कारण, और दूसरा पारिवारिक कारणों के कारण। ये दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मतलब मेजर रीजंस है। तो इनके लिए रेमेडियल क्लासेस के लिए, ताकि क्योंकि कुछ छात्र अगर वो नहीं आपके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए इस तरह के प्रावधान कराए जाए जिन्हें रेमेडियल क्लासेस कहते हैं। और ये सभी विश्वविद्यालय और सभी जो संस्थान हैं पूरा प्रयास करते हैं कि वो ये करें। लेकिन प्रोफेसर शर्मा, देखिए बात यहां पर ये हो रही है कि जांच में एक आइसोलेटेड केस में पुलिस ने क्या पाया, और अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, ये ज्यादातर मामले इस तरीके के हैं कि पढ़ाई में प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए, परिवार का दबाव बहुत था, इस वजह से तकलीफ में आकर के आत्महत्या कर ली। लेकिन लगभग इन सभी मामलों में आप अगर परिवार की बात सुने, लोगों की बात सुने,
तो लगातार ये बात सामने आती है भेदभाव की। ये बात जांच में उस तरीके से निकल के बहुत कम आती है या आती ही नहीं। कहीं ना कहीं हम समाज के उस वर्ग को जो पिछड़ गया, छूट गया, उसको साथ लाना चाहते हैं, इसलिए वहां से बच्चों को उठा के हम रखते हैं। लेकिन संस्थाएं आमतौर पर इसके लिए तैयार नहीं होती हैं। बुलिंग जो है वो दो तरह का है, एक इंस्टीट्यूशनल जो कि रोकना, हम रोकते हैं कानून बना के, दूसरा वी लर्न टू लिव विथ इट, वो खत्म हुआ है, वो ध्यान देना चाहिए। और जो गीता जी ने कहा बहुत अच्छी बात है कि हमको वहां पर एक माहौल तैयार कराना चाहिए। माय सन इज फ्रॉम IIT बॉम्बे, वो IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट किया है, तो मैं कई बार गया हूं, वहां रहा हूं, देखा हूं। तो ये बात तो मैं बिल्कुल IIT बॉम्बे के बारे में नहीं मानने को तैयार हूं कि संस्था तैयारी नहीं की है। बहुत अच्छी तरह से संस्था तैयार है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं बोल रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट बात है एब्रेशंस हो सकते हैं ना जी, कहीं कुछ ऐसे। बच्चा सुसाइड किया है तो निश्चित तौर पर कोई कारण है। मुझे ऐसा लगता है इसको पॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए, पॉलिटिकल आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा इसका। मैं एज अ टीचर निश्चित तौर पर ये कहूंगा, नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल की बात ही नहीं हो रही। नहीं, इसीलिए आप देखें इस चर्चा में कोई राजनेता नहीं बैठा। नहीं, आप इसका सॉल्यूशन खोज रहे हैं कि सरकार दे। सरकार कभी सॉल्यूशन नहीं दे सकेगी, ये टीचर्स को ही देना है। मेरे क्लास में बैठा एक दलित बच्चा और एक ब्राह्मण बच्चा, दोनों मेरे लिए मेरे बेटे के जैसा है। वो बात सही है, लेकिन आपकी क्लास के बाहर क्या हो रहा है, वो आप मुझ पर शैक्षणिक संस्थान में माहौल कैसा है। मेरा कोई बच्चा कुछ करता है, आप सीधे इंक्वायरी इंस्टीट्यूशन पर बैठाते हैं, टीचर्स पर। हम अभी अखबार में मैं आपको बताता हूं मैं ये क्यों कर रहा हूं। अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, प्रॉब्लम इसलिए है और ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि आप IIT बॉम्बे का स्टेटमेंट देख लें। यहां परिवार कह रहा है कि उसके ऊपर भेदभाव कर रहे थे लोग। वो जो उसके दोस्त थे, उनको जैसे ही जाति के बारे में पता चला तो वो अलग हट गए। ये आरोप है परिवार का। ये आरोप जब तक जांच में आ नहीं जाए तब तक आप अगर डिनायल में चले जाएं, ये बोलें कि नहीं हमारे यहां तो है ही नहीं, ये हुई है प्रॉब्लम। IIT बॉम्बे का आप अगर स्टेटमेंट देख लें या किसी भी शैक्षणिक संस्थान का आप स्टेटमेंट देख लें, उसमें वो डिनायल में चले जाते हैं, मानने को ही तैयार नहीं है कि आपकी कुछ गलत भी हो सकता है। तो ऐसे में कहां सोल्यूशन निकलेगा? आपने पहले ही अपना माइंड बना लिया। हमारे देश में और जो पढ़ने वाले लिखने वाले जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि हमारे देश में जो शैक्षणिक संस्थाओं का जो सोशियोलॉजी है, उसका जो समाजशास्त्र है, वो पूरी तरह से कमज़ोर वर्गों से आने वाले, दलित हों, आदिवासी हों, यहाँ तक कि गरीब परिवार के बच्चे हों, उनके खिलाफ है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी शर्मा जी ने दिया। वो चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर इसको हल करना चाहते हैं। ज़्यादातर शैक्षणिक संस्थाओं में जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो इनको समझते हैं कि ये एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है, ये समाज का प्रॉब्लम है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि यूनिवर्सिटी तो डिनायल मोड में चली जाती है क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग रहा है, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी बचानी है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो जांच के सिस्टम्स हैं हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ जांच के सिस्टम्स में क्या भेदभाव को मेजर करने के कोई मैकेनिज्म है? क्या हमारे पास कोई इंडिकेटर्स हैं? क्या हमारे पास उसके बाद के लिए कोई ट्रेंड पर्सनल्स हैं? या हमारे पुलिस व्यवस्था ने, हमारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम ने डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन को ढूंढने के कोई तरीके निकाले हैं? मुझे लगता है अभी हमारे पास वो नहीं है। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो अभी भी इंक्लूसिव नहीं है। हम इंक्लूसिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एजुकेशन सिस्टम को का मैन पावर हैं, वो लोग इन मुद्दों को गहराई से देख नहीं रहे। और देख इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो एक ऐसे वर्ग से आ रहे हैं कि वो विक्टिम नहीं है, वो परपिट्रेटर्स हैं। इसलिए वो परपिट्रेटर्स के साथ ही खड़े होते हैं। जी प्रोफेसर बद्री नारायण, देखिए अभी यहां तक जो बात हुई वो ये हुई कि समस्या क्या है। ये तो हम जानते हैं, ये समस्या नई भी नहीं है, बहुत पुरानी है। हो सकता है कम भी हो गई हो, बहुत हद तक बहुत सारे कदम लिए गए हों इसको रोकने के लिए, लेकिन अभी भी समाज में ये विकृतियां हैं। तो ये समस्या को तो हमने हाईलाइट कर दिया, लेकिन आपको लगता है जो समाधान अभी मौजूद हैं उतने काफी हैं? देखिए संकेत जी, थोड़ी सी बात, चूंकि समस्या को भी और थोड़ा खोलने की जरूरत है, समाधान पे भी आएंगे। आपके प्रश्न के दो पक्ष हैं। एक तो आपने बताया जो डेटा कि 50% रिजर्व कैटेगरी के
लड़कों ने सुसाइड किया, इस सारे हमारे हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। लेकिन 50% ड्रॉप आउट्स भी सबसे ज्यादा जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनका होता है। और रिजर्व कैटेगरी में जो टीचर्स आनी है उनमें भर्ती भी अभी 50% ही हुई है। हाँ, तो अब जो उसके दूसरा पक्ष ये है कि ये देखते हुए हम ये भी देखना पड़ेगा कि 50% नॉन रिजर्व कैटेगरी के भी बच्चे इन इंस्टीट्यूशंस में सुसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम में कहीं कोई फ्लॉ है। वो फ्लॉ क्या है? जैसे ठीक है कि वर्क प्रेशर, अधिक आकांक्षाएं, सपनों का टूटना, प्रूव करने की जो दबाव है, लेकिन साथ साथ फैमिली सिस्टम जो पहले एक काउंसलिंग का काम करती थी परिवार में, माँ से बात करना, पिता से बात करना, मोबाइल ने आकर के हम सबको अपने परिवार से भी काट दिया है। तो वो जो काउंसलिंग परिवार से मिलती थी वो नहीं मिल रही है। इंस्टीट्यूशन में जो काउंसलिंग है वो बहुत सेंसिटिव नहीं है। अब डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म्स बहुत सेटल्ड होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो कह रहे थे अशोक जी कि वो आप मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एवरीडे लाइफ में आपको हर्ट करते रहते हैं। तो ये जो हर्ट करना है उसका, ये कैसे रुके, इसका सबसे बड़ा कारण, सबसे जरूरी चीज है कि सेंसिटिव, ये जो सेंसिटिव शब्द है ना, पूरे माहौल में वो सेंसिटिवनेस को बनाना पड़ेगा। और कैपेसिटी बिल्डिंग, चूंकि जैसा ये बताया कि इंग्लिश का वहाँ पे रेमेडियल, जेएनयू में देखिए, जेएनयू में बच्चे आते हैं अंग्रेजी एकदम नहीं जानते, गाँव से आते हैं, 2-6 महीने में वो 70 पेज पढ़ते हुए, और क्लासेस भी लेती है, रेमेडियल क्लासेस भी चलती हैं, वो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलने लगते हैं, मार्जिनल कम्युनिटी के बच्चे। तो अच्छा, दूसरा क्या है? सेफ्टी वॉल्व्स, यानी बोलने का, एक एक्सप्रेस करने का जो माहौल होता है। अब जेएनयू में शायद ऐसे केस बहुत कम होते हैं सुसाइडल, बहुत पहले हुए थे, गोरख पांडे का एक केस हुआ था, एक आध और हुए थे, क्योंकि वहाँ एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। तो मुझे लगता है कि IIT IIM बहुत क्लोज इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ लोग बोलते तो हैं लेकिन आवाज दरवाजे के बाहर नहीं पहुंचती है, तो उसको खोलना होगा। प्रोफेसर भट्ट, इसीलिए यहाँ पर मैं सरकार को लाता हूँ और ये आंकड़े दोबारा मैं प्रस्तुत करता हूं कि जब इस तरीके के सुसाइड के आंकड़े हैं और इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि एक प्रॉब्लम है, तो एक नेशनल लेवल पर इसको लेकर के एक और कौन लाएगा ये सेंसिटिविटी? केंद्र सरकार से उम्मीद की जाएगी ना, अलग अलग राज्य सरकारों से उम्मीद की जाएगी। आप पॉलिसी चेंज टीचर थोड़ी कर सकता है या कोई छात्र थोड़ी कर सकता है। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि जीवन में आने वाली असफलताओं को स्वीकारने का जो मतलब व्यक्ति है उसको तैयार करना, जो कि बहुत कम होता जा रहा है आज के विद्यार्थियों में, चाहे वो किसी भी श्रेणी से आते हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये भी काउंसलिंग का हिस्सा है। हाँ, लेकिन इसमें इस पूरे प्रोसेस में, मैं शर्मा जी के पास इस पूरे प्रोसेस में इस बात पर ध्यान ही ना, देखिए अक्सर क्या होता है जब भी भेदभाव की बात होती है तो उसमें ये भी एक समस्या है, ये भी, इसकी ये भी वजह, ठीक है मैं समझ रहा हूं कि एक समस्या जो है वो समाज जिस तरीके से लेयर्ड है उसी तरीके से समस्या भी लेयर्ड है, लेकिन अगर उसके कोर में भेदभाव है और उसको ना एड्रेस करके आप सतही रूप से कुछ बात करें तो वो नीचे की समस्या तो रहेगी। किसी भी ऐसे मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं यहां से कि इंस्टीट्यूशन, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जरा एक बार उलट के देखिए आर्गुमेंट, एक बार कहना तो शुरू कीजिए कि IIT इतना कुछ किया उसके बावजूद कैसे हो गया, पहली बात। दूसरी बात, इसका समाधान निश्चित तौर पर उन लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए जिनका कि इससे कुछ फायदा होता है। इसको प्योरली एकेडमिक देखने दीजिए। आपको गीता जी भी कह रही है, मैं भी कह रहा हूं, बद्री जी भी कह रहे हैं, मेरे क्लास में बैठा हर बच्चा मेरा बेटा है, बच्चा है, तो हम पर विश्वास तो करिए। आप विश्वास करना छोड़ दिए हैं समाज के तौर पर, सरकार के तौर पर, कि टीचर तो बेकार ही है, संस्था तो करता नहीं है। क्योंकि संस्था एक्सेप्ट करने को तो मैं आपको इसी बारे में बात कर, मैं इसका क्या समाधान माना संस्था ने कि ये भी हो सकता है? मैं इसका समाधान दे रहा हूं। देखिए खुलापन कहां है? देखिए आपने इतना हाई एंड बना दिया इन संस्थाओं को, इतना टफ कंपटीशन है, और मैं आपको बता सकता हूं एक्सपीरियंस से कि वहां मरने मारने को विद्यार्थी तैयार है, क्योंकि हाई स्टेक है। हम अक्सर इस चर्चा में और चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, जो कि है, प्रेशर है इसमें, इसको कोई डिनाई नहीं करेगा, लेकिन भेदभाव की बात हमेशा पीछे रह जाती है जब भी हम और चीजों के बारे में बात करते हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल, मैं तो देखिए, अब मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का प्रोडक्ट हूँ। हाँ। और मैंने बाहर भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की है। हाँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 25-30 सालों में आज से जो पहले के माहौल था जब हम लोग पढ़ते थे, तब एक सहृदयता थी, लोगों में उदारवाद था। और आज जो है टीचर समाज के साथ नहीं खड़ा, अपनी जात के साथ खड़ा है, अपने वर्ग के साथ खड़ा है, अपने वर्ण के साथ खड़ा है। और ये
अध्यापकों की जो खेमेबंदी है ये स्टूडेंट्स पे रिफ्लेक्ट करती है और स्टूडेंट भी उसके हिसाब से होता है। तो अध्यापकों का जो व्यवहार है हमको समझना पड़ेगा कि अध्यापकों नहीं, मैंने तो राजस्थान में देखा है जातियों के आधार पर हॉस्टल बटे हुए जी हैं। जी जी हाईलाइट करने के बजाय इसको डाउनप्ले तो करने मैं की ये इसलिए जरूरत कह रहा हूं, मैं जो शर्मा जी कह रहे हैं मैं इसलिए उनकी बात को कहना चाहता हूं। आपको ये समझना है कि अध्यापक के तौर पर आप उस प्रवृत्ति को डिफेंड कर रहे हैं जो इस देश में भेदभाव को बढ़ावा दे रही है जी, और हमें इससे बचना है। क्योंकि अगर हमें देश में एक उदारवादी शिक्षा या एक जो पंथ निरपेक्ष या समाज निरपेक्ष या जात निरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देना है तो हमारे लिए हर विद्यार्थी एक बार अगर उसने यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर लिया, उसने कॉलेज में प्रवेश कर लिया, हमारी जिम्मेदारी है, अध्यापक वर्ग की जिम्मेदारी को ये सुनिश्चित करे किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव। देखिए, मैं एक आखिरी में सवाल ये पूछना चाहता हूं आपसे प्रोफेसर बद्री नारायण, हम इसको पूरी तरीके से खारिज कर देंगे या सच जान लेंगे अगर इस पर कुछ शोध हुई हो या कुछ जांच हुई हो। मैं तो नहीं मानता कि इस तरीके की कोई राष्ट्रव्यापी नेशनल लेवल प्रोब अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन कॉलेजेस अगेंस्ट स्टूडेंट्स, इस तरीके की कोई चीज हुई है? कोई कमीशन बैठा है? नहीं, क्या हमें ये चीज पता है कि इस पर बहुत ही बारीक और गंभीरता से सरकार ने सोच करके रिसर्च की, सालों साल लगा के लोगों से बात करके इस तरीके का कुछ किया? देखिए संकेत जी, स्टेट तो बहुत कॉन्शियस है और स्टेट के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन रिसर्च में अभी अलग अलग हुए हैं, फ्रैगमेंटेड फ्रैक्चर्ड अलग अलग रिसर्च हुए हैं, बट एक साथ एक बड़ा रिसर्च, हालांकि डिस्क्रिमिनेशन पर, एक्सक्लूजन पर बहुत रिसर्च पर आप मानते नहीं है कि अब वक्त आ गया है कि हो जाए? में नहीं, एकदम होना चाहिए और प्रश्न को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो प्रश्न है उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें समझना होगा कि कोई शॉर्ट टर्म कॉजेज होते हैं किसी घटना के और लॉन्ग टर्म कॉजेज भी होते हैं। तो शॉर्ट टर्म को हम प्राय इमीडिएट को ही हम एड्रेस करते हैं, लॉन्ग टर्म को नहीं एड्रेस करते हैं। लॉन्ग टर्म को भी करना होगा। प्रोफेसर भट्ट, प्रोफेसर बद्री नारायण, अशोक भारती जी और प्रोफेसर शर्मा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मुकाबला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त मैं स्वागत करना चाहता हूं सोशल जस्टिस मंत्री रामदास अठावले जी का। अठावले जी, मेरा पहला सवाल, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, जरूरी मुद्दा है, इस वजह से आपसे कई सवाल हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि जातीय आधार पर भेदभाव हमारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें लगातार हो रहा है और इसको रोका नहीं गया है। आप क्या मानते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि दर्शन सोलंकी जो है, ये दर्शन सोलंकी हमारा शेड्यूल कास्ट का लड़का था। अभी 3.5 महीना पहले ही वो मतलब IIT मुंबई में आया था और उनको एडमिशन मिला भी था। वो वैसा बहुत बड़ा क्लेवर भी था और लेकिन जो अभी एग्ज़ाम हुई थी उस एग्ज़ाम में कुछ एक पेपर उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट गया था। तो जो मुझे जानकारी मिली, मैंने मतलब वहाँ 2 दिन पहले मैं वहाँ जाकर आया। वहाँ के जो डायरेक्टर है चौधरी, उनसे बात हुई, पुलिस ऑफिसर से बात हुई और उनका जो पार्टनर है उनके साथ भी मतलब पुलिस इंक्वायरी कर रही है। तो जाति भेद भी मतलब बहुत जगह पर होता है, लेकिन अभी इसमें क्या हुआ है इसके संबंध में जांच होने की आवश्यकता है। हम महाराष्ट्र सरकार के जो हमारे डिप्टी CM है देवेंद्र फडणवीस जी, उनको भी मैं बोलने वाला हूँ और इसकी जांच जो है, जांच एक स्पेशल ऑफिसर के माध्यम से होनी चाहिए। इसके पीछे क्या है, क्योंकि 3.5 महीना पहले स्टूडेंट इधर आया था और अचानक मतलब वो जंप लेकर मतलब आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है। ये बात बहुत बड़ी गंभीर है। और जिस तरह 2014 में भी इसी इंस्टीट्यूट में मतलब अंबोरे नाम के शेड्यूल कास्ट के लड़के ने आत्महत्या की थी। अभी दूसरे जो चेन्नई का जो IIT है वहाँ भी वो 2 लड़कों ने आत्महत्या की है। तो इसी तरह का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसके संबंध में मतलब पूरी जांच होनी चाहिए। स्टूडेंट पर कोई प्रशासन का या प्रोफेसर लोगों का दबाव होता है क्या, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं अठावले जी, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आप गए वहां, सब वो बात सही। आप ये देखिए कि IIT बॉम्बे तो ये मानने को ही तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि कोई अभी तक कोई एंगल ही नहीं आया है भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन का। वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और अभी जांच कंप्लीट नहीं हुई है, उसके बाद भी वो अपने आप को पहले ही डिफेंड किए दे रहे हैं।
और जहां आप अगर दर्शन सोलंकी के परिवार की अगर बात करें तो उनका तो सीधा सीधा आरोप है कि हाँ, वो फोन पे बोलता था कि जब से मेरी जाति का पता चला तो वहां पर लोग भेदभाव करते थे। ऐसे में एक कंप्लीट जांच क्यों ना हो? हाँ, मुझे लगता है कि इसमें जाति के आधार पर कुछ भेदभाव हुआ था या नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर प्रशासन या डायरेक्टर या मैनेजमेंट अगर ये बोल रहा है, वो तो मैनेजमेंट ऐसा बोलेगा ही, लेकिन अगर इसमें कोई जाति आधार पर कुछ अन्याय हुआ होगा और उसके कारण अगर उन्होंने आत्महत्या की होगी, तो जो इनके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक नौजवान ने, एक बच्चे ने अपनी जान दे दी है। इसके पीछे और भी कोई सीरियस का कारण हो सकता है, इसलिए इसकी जांच पूरी होनी चाहिए। और मैं IIT को भी, मैं HRD मिनिस्ट्री से भी बात करूंगा और उसके लिए HRD मिनिस्ट्री एक स्पेशल इंक्वायरी, इसके लिए जांच कमेटी का निर्माण भी करना चाहिए कि भाई इसी तरह की मतलब सुसाइड की घटनाएं ना घटे, इसी के लिए। और जाति के आधार पर भी बहुत बार अन्याय होता भी है, बहुत बार अन्याय सहन भी करना पड़ता है, ये भी बात सही है, लेकिन इसके पीछे क्या है इसकी जांच होनी चाहिए। और HRD मिनिस्ट्री के साथ मैं बात करूंगा। और एक अठावले जी, आप ये बताइए, देखिए सरकार, आप उस सरकार में मंत्री हैं और आप ही की सरकार के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने संसद के पटल पर जवाब देते हुए ये बोला कि 2014 से 2021 के बीच में जो हायर एजुकेशन की जो संस्थानें हैं जैसे IIT, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 122 छात्रों की मौत खुदकुशी से हुई है, जिसमें से 68 शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC कैट, यानी कि 50% से ज्यादा जो छात्र हैं वो आरक्षित श्रेणी से आते हैं। आपको नहीं लगता है इस पर दर्शन सोलंकी छोड़ दीजिए, एक राष्ट्रव्यापी जांच का यह मुद्दा है? 50% से ज्यादा जो है वो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और हम अभी भी इसको आइसोलेटेड केस की तरह देख रहे हैं। मुझे जो आपने जानकारी दी बात सही है कि मतलब ये इतने सालों में, 8-10 सालों में 122 मृत्यु IIT में हुई और उसमें से 68 बच्चे रिजर्व कैटेगरी के थे, तो जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं HRD मिनिस्ट्री से बात करूंगा और इसीलिए मुझे लगता है कि इसके लिए जांच कमेटी की आवश्यकता है। अगर इसकी जांच कमेटी का निर्माण करके अगर इसी तरह का कोई भेदभाव होता है तो जरूर मुझे लगता है कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग रिजर्व कैटेगरी के लोगों को, स्टूडेंट को तकलीफ देते हैं और उसके कारण वो आत्महत्या करते हैं। एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप भी पिछड़ों की राजनीति करके आप नेता हैं और संसद में भी हैं। कई सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे और आप जैसे नेताओं से पूछा जाएंगे कि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस समुदाय का, लेकिन आप अपने आप को विफल नहीं मानते हैं कि एक के बाद एक ये प्रकरण हो रहे हैं, परिवार आवाज उठा रहा है, अलग अलग इकोसिस्टम्स ये आवाज उठा रही हैं, आप भी ये बात मानते हैं कि जांच होनी चाहिए और फिर भी उस तरीके से संतोषजनक जांच नहीं हो रही है, तो ये विफलता किसकी है? क्या आप जैसे नेताओं की नहीं है? ठीक है ना, मुझे भी आप पूछ सकते हैं। मैं भी जिस समाज का रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ, उस समाज पर जब भी अन्याय होता है तब हम आवाज़ उठाते हैं। अन्याय नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी हमारी कोशिश होती है। बहुत बार हम रैली निकाल कर इसका निषेध भी करते हैं। बहुत बार प्रशासन के माध्यम से जिन्होंने अत्याचार किया उनको सज़ा देने का भी काम करते हैं। एट्रोसिटी एक्ट जो है उसका भी उपयोग करके उनको सज़ा दी जाती है। तो मतलब इसके लिए नेता लोग जो भी है तो उन्होंने एक्टिव रहना चाहिए और ऐसे वक्त पर आवाज़ उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो घटना घटी है जरूर मेरे पार्टी के तरफ से भी आंदोलन किया जाएगा और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसी तरह की घटनाएं ना घटे, इसके लिए सरकार ने भी कोशिश करनी चाहिए, मैनेजमेंट ने भी कोशिश करनी चाहिए। सवाल उठ रहे हैं, बिल्कुल सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब जैसे आप नेता हैं, आप जैसे बहुत सारे नेता हैं, संसद तक पहुंचे हैं, इसी समुदाय के वोट बैंक से पहुंचे हैं और फिर भी संसद में इस बात की गूंज नहीं होती, ये आवाज नहीं उठती है, तो फिर ऐसे में जो पिछड़ा समाज है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। ऐसे में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपसे मेरा मतलब आप जैसे, आप भी और आप जैसे कई और नेता भी।
प्रतिनिधि तो मतलब जो अभी कोई कर रहे हैं नहीं कर रहे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो मतलब दलित की राजनीति मैं करता हूँ। जिस दलितों के कारण मैं मंत्री बना हूँ, मुझे लीडर बनने का मौका दलितों की शक्ति के माध्यम से मिला है। तो उनके ऊपर अगर इसी तरह का अन्याय होता है तो हम चुप बैठने वाले तो नहीं होते हैं, हम चुप नहीं बैठते हैं। जहाँ भी अत्याचार होता है वहाँ मैं जाता भी हूँ, जहाँ जहाँ मुझे मतलब मैं जाता ही हूँ, और उसकी जांच कराने के लिए प्रशासन से बात भी करता हूँ, सज़ा करने के लिए मैं कोशिश भी करता हूँ। ज़रूर मतलब इसी तरह के जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उन्होंने भी आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा SC/ST पार्लियामेंट्री फोरम भी है, और जब भी इसी तरह के अत्याचार होते हैं उसकी आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन और भी इस पर जो सीरियस जो घटना घट रही है इस पर ज़रूर पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठनी चाहिए। ज़रूर मैं इसके लिए मैं मंत्री तो हूँ ही हूँ, लेकिन मैं राज्यसभा का मेंबर भी हूँ, मैं दलित समाज का लीडर भी हूँ। तो ज़रूर मैं इसके संबंध में ज़रूर सरकार के ध्यान में ये बातें लाऊंगा, और इसकी पूरी जांच होकर इसमें कोई ना कोई तो सही कोई जवाब हमको मिलना चाहिए। रामदास अठावले जी, NDTV से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, मुकाबला जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं जिग्नेश मेवानी जी का, और उनसे ये सवाल पूछे हैं कि जिग्नेश जी, ये जो सुसाइड हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, 122 ऐसे मामले हैं 2014 से 2021 के बीच में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इससे क्या संदेश जाता है? क्योंकि आंकड़े ही बताते हैं कि इसमें से 68 मौतें उन बच्चों की, उन छात्रों की है जो कि आरक्षित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। ये बहुत ही खतरनाक और दुखदाई संदेश देता है। यह संदेश देता है कि रोहित वेमुला के बाद इस मुल्क को और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को और उसके फंक्शनरीज को जो सबक सीखना चाहिए था, जो सबक लेना चाहिए था, वो हमने नहीं लिया, और इसीलिए रोहित वेमुला की इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुई। फिर पायल तड़वी, कल ही मद्रास IIT के किसी प्रोफेसर नेमली विपिन, उन्होंने भी रेजिग्नेशन शायद दे दिया है इसी डिस्क्रिमिनेशन के कारण। और दर्शन सोलंकी, आप सोचिए, अहमदाबाद के स्लम क्वार्टर में रहने वाले एक मजदूर, एक प्लम्बर का बेटा दर्शन सोलंकी, वो 18-19 साल की उम्र में IIT में जाता है। उसके कितने सपने हो गए, उसके माता पिता के कितने सपने हो गए, लेकिन रेगिंग के कारण या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के कारण या दोनों के कारण या तो वो आत्महत्या के लिए मजबूर है या उसकी हत्या कर दी गई। उसके परिवार के लोगों के मन में बहुत डाउट्स है, और सरकार, IIT, पुलिस प्रशासन कोई उनके डाउट्स को रिजोल्व करने को तैयार नहीं है। उनका केवल इतना डिमांड है कि भाई SIT के द्वारा उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि वो लोग जब IIT पहुंचे, दर्शन सोलंकी के पिता रमेश सोलंकी जब IIT पहुंचे तो 14 घंटे तक अपने मरे हुए बेटे का मुंह देखने को नहीं दिया गया। जब उनको अहमदाबाद से बंबई बुलाया तो एक प्रोफेसर का कोई और एक वर्जन आ रहा था, डीन कुछ और कह रहे थे, स्टूडेंट कुछ और कह रहा था। वो जब कैंपस पे पहुंचे तो उनकी ये मांग थी कि पैनल PM करवाया जाए, वीडियोग्राफी से PM होना चाहिए। उसके बारे में उनको कंसल्ट तक नहीं किया। और सबसे ज्यादा डाउट का कारण यह है दर्शन सोलंकी के मामले में, IIT बंबई के कैंपस के जो स्टूडेंट्स दर्शन के पिता को मिलना चाहते थे, कुछ इनपुट कर देना चाहते थे, कुछ कन्वे करना चाहते थे, उसके बारे में उनसे ज्यादा बात नहीं करने दिया गया। तो कुल मिलाकर इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद IIT बंबई का जो सिंपैथेटिक रवैया होना चाहिए था और जो पारदर्शिता होनी चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए उसके पिताजी मांग कर रहे हैं कि हर कीमत पे SIT के द्वारा जांच हो, और 19 फरवरी को एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट का, कैंडल मार्च का उन्होंने कॉल भी दिया है। लेकिन जिग्नेश जी देखिए, आपने जो बोला वो आपकी बात समझ में आ रही है, पर IIT बॉम्बे का ही अगर आप उदाहरण देख लें तो वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई भेदभाव हुआ।
ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जब शैक्षणिक संस्थान खुद डिनायल में रहेगा, मानने को तैयार नहीं होगा, तो फिर सुधार कैसे होगा? जी, आप जब भी किसी से अनटचेबिलिटी के बारे में या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कास्ट ब्रूटलिटीज के बारे में बात करेंगे, नहीं नहीं यार, लेकिन जिग्नेश अभी तो कहां पहले जैसा रहा है। ये स्टैंडर्ड टिपिकल घिसा पीटा आर्ग्यूमेंट ही आपके सामने पेश करते हैं। आप एक राष्ट्र के तौर पे अनटचेबिलिटी आज भी इंडिया में जिंदा है। आज भी हर 18 मिनट पे एक आदिवासी या दलित के ऊपर एट्रोसिटी होती है। आज भी हमारे आईआईटीज और आईआईएम में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। इसका जब आप स्वीकार ही नहीं करते, तब उसको रिजोल्व या रेक्टिफाई कैसे करोगे? तो आईआईटी के इस पर्टिकुलर दर्शन सोलंकी के मामले में सवाल यह है कि आईआईटी एक ओपननेस क्यों नहीं दिखा रही है? उसके माता पिता खुलकर दर्शन के क्लासमेट को, उसके रूममेट्स को, उसके कलीग्स को, उसके टीचर्स को मिल ही नहीं पाए। वाई सो? आपको क्या छुपाना है? आप कौन सी बात से डर रहे हैं? यदि मैं आईआईटी का डीन हूं और मेरे कैंपस में ऐसे हो जाए तो मैं पूरे आईआईटी के दरवाजे खोल दूंगा। आप अपने बेटे के कलीग्स को मिलिए, उनके टीचर्स को मिलिए, एक नहीं 10 बार आइए, पुलिस से मिलिए। यदि मुझे कुछ छुपाना नहीं है तो मैं जांच करवाऊंगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि एक एसआईटी जिसमें 1-2 अफसर के नाम विक्टिम फैमिली दे, ऐसे अधिकारियों की बनी हुई एसआईटी के द्वारा जांच हो, तभी पता चलेगा कि ये मामला रेगिंग का है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का है, या दोनों का है, या और कोई उसका एंगल है। और रोहित वेमुला के चैप्टर के बाद भी इस मुल्क को जो सबक लेना था हमने नहीं लिया। सारे लोगों ने डिमांड की थी कि एजुकेशनल कैंपसेस में इतने जो सुसाइड हो रहे हैं, इतनी डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स आ रही, इसको रिजोल्व करिए। उसके खिलाफ रोहित वेमुला एक्ट पारित करिए। यही पायल तड़वी के साथ हुआ, यही अभी दर्शन के साथ हुआ, और अभी कल ही शायद आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर ने भी रेजिग्नेशन अपना दे दिया है। तो सरकारों की इस मामले में कोई सीरियसनेस नहीं। हमारे कैंपसेस के अंदर क्या हो रहा है, और आदिवासी, दलित, ओबीसी, ये जो बच्चे जो इतनी प्रिपरेशन करने के बाद अपना मेरिट दिखाकर, अपनी प्रतिभा दिखाकर यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो आते हैं, वो कोई मजदूर का बेटा है, किसी इंडस्ट्रियल वर्कर का बेटा है, कोई गन्ना काटने वाला या ईंट भट्ठे के मजदूर का बेटा है। तो इतने वर्किंग क्लास के बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, उनके साथ आपको एक्स्ट्रा सिंपैथेटिक होना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनके साथ संवेदनशील तरीके से बिहेव करना चाहिए। उसके बजाय जब डिस्क्रिमिनेशन की वो लोग कंप्लेन करें, उसके बावजूद भी कोई एक्शन न लिया जाए। और 68 लोगों की सुसाइड, 68 लोगों की मौत, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये हमारे समाज के संस्थाओं के लिए कलंक रूप है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लगता है कि जो राजनीति होती है एससी एसटी के मुद्दों को लेकर के, या जो इकोसिस्टम बनते हैं एससी एसटी को लेकर के कि हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विफल हुए हैं? क्योंकि रोहित वेमुला से लेकर के आज तक अगर आप देखें, इतनी मौतें हुई, जांच को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं कि वो जांच में वो सही चीज अब तक आई नहीं है। तो फिर ये विफलता किसकी है? कि ये तथाकथित दलित आदिवासी समुदाय के जो राजनेता है, वो रूलिंग क्लास के क्लास इंटरेस्ट के पपेट्स हैं। इनको सचमुच कुछ परवाह नहीं। आज गुजरात में जो ऊना की घटना हुई, तो गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने जो प्रॉमिसेस किए थे, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के गुजरात नाम के पब्लिकेशंस में प्रकाशित हुए थे, उसमें जो छोटा सा घर का प्लॉट देने की बात है, या छोटी बेटी गवर्नमेंट जॉब देने की बात है, वो भी करने को तैयार नहीं। उसमें ट्रायल कंडक्ट हो और कन्विक्शन हो, वो तो छोड़िए, एट्रोसिटीज एक्ट में रिहेबिलिटेशन में जो छोटी मोटी चीजें आवंटित करने की बात है, वो भी ये लोग करने को तैयार नहीं। न ये लोग असेंबली में बोलते हैं, न पार्लियामेंट में बोलते हैं। एट्रोसिटीज के सारे मामले स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट में कंडक्ट होने चाहिए। स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट इस मुल्क के ज्यादातर स्टेट्स में है ही नहीं। तो सरकारों को न कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कोई कैंपेन करने में रुचि है, और डिस्क्रिमिनेशन की घटना हो तो एफआईआर करके, पुख्ता जांच करके, ट्रायल कंडक्ट करके कन्विक्शन जब तक नहीं होगा। लेकिन सरकारों को और दलित आदिवासी बैकग्राउंड से आने वाले एमपी एमएलए को उसका कोई परवाह ही नहीं है। आज पार्लियामेंट में 80 से ज्यादा दलित और आदिवासी एमपीज बैठे हैं। क्यों खामोश है दर्शन सोलंकी के मामलों में? क्यों रोहित वेमुला की जब घटना हुई या पायल तड़वी की घटना हुई तो क्यों संसद नहीं गूंजा? क्यों ये लोग सड़क पे नहीं उतरे? एक सवाल ये भी पूछा जाता है जिग्नेश जी की, और ये कहा गया जब कुछ छात्रों से बात की, ऑफ रिकॉर्ड ही बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड तो बात करेंगे नहीं, कि दरअसल ये मामला
भेदभाव से ज्यादा इस बात का है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि वो प्रेशर ही नहीं झेल पाते हैं पढ़ाई का, और इस चक्कर में क्योंकि वो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे और वो बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाएंगे, इस वजह से वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। आप इस थ्योरी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये मेरी एक्सपर्टाइज का एरिया नहीं है, ना मैंने उसके ऊपर कोई स्टडी या रिसर्च या काम किया है, लेकिन मैं जितना भी समझाऊं, यदि कोई आईआईटी और आईआईएम में एडमिशन लेता है, राइट, तो पढ़ाई का प्रेशर वो झेल कर ही आया है। और यदि पढ़ाई का प्रेशर है तब भी क्या उसके लिए आप अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं उन कैंपसेस में? क्या उनका काउंसलिंग होता है? उसकी कुछ काउंसलिंग की गाइडलाइंस भी है, राइट? तो दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला, इन तबकों की प्रॉपर सुनवाई हो, उनके साथ संवेदनशील तरीके से आप बिहेव करिए, उनके कोई छोटे मोटे इश्यूज हो उनको रिजोल्व करिए, यू मेक लाइफ कंफर्टेबल फॉर देम इन द कैंपस। ऐसा अटेम्प्ट जो अथॉरिटीज की ओर से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जी जिग्नेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस मामले में आखिरी में हमारे गुजरात का बेटा था दर्शन सोलंकी, तो गुजरात के मुख्यमंत्री से विनती करूंगा मैं आपके माध्यम से कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करे कि आखिर इस केस में एसआईटी से जांच क्यों नहीं हो रही। ऊना के वक्त माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, मारना है तो मुझे मारे, मेरे दलित भाइयों को मत मारिए। प्रधानमंत्री से भी विनती है कि एक एसआईटी के द्वारा जांच के ऑर्डर पारित करे, और हो सके तो अपने जीवन में कभी एक बार दलित और आदिवासी के वहां जहां डिस्क्रिमिनेशन या उनको विक्टिमाइज किया होगा, एक परिवार की कम से कम आप मुलाकात लीजिए। जिग्नेश मेवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 25-30 सालों में आज से जो पहले के माहौल था जब हम लोग पढ़ते थे, तब एक सहृदयता थी, लोगों में उदारवाद था। और आज जो है टीचर समाज के साथ नहीं खड़ा, अपनी जात के साथ खड़ा है, अपने वर्ग के साथ खड़ा है, अपने वर्ण के साथ खड़ा है। और ये अध्यापकों की जो खेमेबंदी है ये स्टूडेंट्स पे रिफ्लेक्ट करती है।